देखो, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, बताओ तुम हार्ड किसको कहते हैं, सॉफ्ट वाटर किसको कहते हैं? मैंने आपको ये बताया था कि सॉफ्ट वाटर वो कहलाता है, सॉफ्ट वाटर हम उसको कहते हैं जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना, इन विच कैल्शियम +2 आयन एंड Mg+2 आयन, ठीक है ना, इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना, जिसमें कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन नहीं होते वो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं हम? इसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम। हार्ड वाटर होता है जिसमें ये आयन प्रेजेंट होते हैं ना, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन आर प्रेजेंट। ठीक है, उसको हम कहेंगे हार्ड वाटर। कोई दिक्कत? और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो सॉफ्ट वाटर होता है ना, ये लेदर भी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? फॉर्म लेदर, याद है? लेदर बोलते हैं झाग को, झाग, तो झाग प्रोड्यूस करता है ये। और जो हार्ड वाटर है ना, वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, नॉट फॉर्म लेदर। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो सॉफ्ट वाटर होता है ना, इसमें साबुन तो काम नहीं करता। अगर आप हार्ड वाटर में सोप का यूज कर रहे हो ना, तो सोप इसमें वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, सर्फ यूज कर रहे हो, तो ये वर्क कर जाता है हार्ड वाटर में भी। तो सोप का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपके लिए, ठीक है ना, एक सोप है जिसका नाम है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट क्या है? एक सोप। सोडियम स्टीरेट एक सोप है जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 COO- Na+। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाऊं ना, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्टीरेट का क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल। जो इसका ये नेगेटिव पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये नेगेटिव पार्ट है इसका, ये कहलाता है बच्चों हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड। और जो हेड होता है ना, सोप का जो हेड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्टिंग, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, है ना। मतलब पानी की तरफ आकर्षित होता है ये वाला पार्ट। और जो इसका ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो ये टेल कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं टेल। और टेल होती है फैट लविंग, या चलो फैट लविंग लिख देते हैं, ये होती है फैट लविंग। सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है ना। तो अगर मैं लिखूँ इसको इस तरीके से, ये C17 और H कितना है? 35 और COO- है, ये सोप है। ठीक है ना, ये एक सोप है। अब हमने इसको किसमें डाल दिया? हार्ड वाटर में। और हार्ड वाटर में कौन सा आयन प्रेजेंट है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। तो ये कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अब देखो, यहाँ पर तो ऑक्सीजन पर माइनस और सोडियम पर प्लस है, तो एक सोडियम जब हटेगा, अगर आपको एक कैल्शियम जोड़ना है तो यहाँ से कितने सोडियम हटाने पड़ेंगे? 2 सोडियम हटाने पड़ेंगे, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे कुल मिलाकर आपको, तभी तो 2 सोडियम हटेंगे। और इन 2 मॉलिक्यूल से क्या होगा? एक ये कैल्शियम जुड़ जाएगा, तो तुम्हारे पास बनेगा C17H35 और COO का होल ट्वाइस बन जाएगा, और एक कैल्शियम इस तरीके से जुड़ जाएगा। सोडियम को रिप्लेस कर देता है कैल्शियम। सोप में जो सोडियम प्रेजेंट है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। सोडियम को अलग कर देगा यहाँ से, है ना, 2Na अलग हो जाएंगे इस तरीके से। और ये तो तुम्हारा क्या करता था? ये लेदर प्रोड्यूस करता था सोप। लेकिन जैसे ही तुमने इसमें हार्ड वाटर में मिलाया इसको, तो सोडियम को रिप्लेस कर दिया कैल्शियम ने। अब ये जो बना तुम्हारा, ये
तुम्हारा सोप कन्वर्ट हो गया इसमें कैल्शियम सोल्ट में, ठीक है, और ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, इसका बन जाता है पीपीटी। पीपीटी समझते हो, प्रेसिपिटेट, मतलब नीचे बैठ जाता है ये, या स्कम भी बोलते हैं इसको, स्कम नीचे बैठ जाता है, मतलब ये अब लेदर प्रोड्यूस या झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सोप है वो हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करता है। इतने में कुछ पूछना है? चलो आगे चले। जो हार्डनेस है, टाइप ऑफ हार्डनेस की, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो हार्डनेस दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है टेम्पोरेरी हार्डनेस और दूसरी होती है हमारे पास व्हाट, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस हम उसको कहते हैं जब कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट हो, ठीक है ना। व्हेन कैल्शियम +2 and magnesium +2 ion are present in the form of bicarbonate, है ना। बाइकार्बोनेट हम बोलते हैं बच्चे HCO3 माइनस को, ये बाइकार्बोनेट कहलाता है। तो यदि तुम्हारा कैल्शियम जो है ना, देखो Ca और HCO3 का होल ट्वाइस इस रूप में हो, या फिर मैग्नीशियम Mg और HCO3 का होल ट्वाइस इस रूप में हो, इसको हम कहेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। लिख दो यहाँ पे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये है हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है तो वो किस प्रकार की हार्डनेस को बनाएगा, टेम्पोररी हार्डनेस को बनाएगा। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, जिसमें क्लोरीन एंड सल्फेट होता है, जब when calcium +2 and magnesium +2 ions are present chlorine and sulfate in the form of chlorine and sulfate, chloride Cl- and sulfate SO4 2-, ठीक है ना। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, ये है तुम्हारा क्लोराइड और ये है हमारा सल्फेट। क्लोराइड या सल्फेट के रूप में होंगे तो परमानेंट हार्डनेस होगी। जैसे कि तुम्हारा कैल्शियम हो सकता है क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम हो सकता है सल्फेट, मैग्नीशियम हो सकता है क्लोराइड और मैग्नीशियम हो सकता है सल्फेट, ठीक है ना। तो अगर इस रूप में है तो ये बनाएगा क्या, परमानेंट हार्डनेस। तो बाइकार्बोनेट टेम्पोररी हार्डनेस, और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के रूप में होंगे तो क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस होगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चले। देखो जो टेम्पोररी हार्डनेस होती है ना हमारे पास, टेम्पोररी हार्डनेस, इसको हम पढ़ते हैं। तो टेम्पोररी हार्डनेस वो होती है जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, जिस हार्डनेस को हम खत्म कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस कैन बी रिमूव by simple heating. बाय सिंपल हीटिंग। सिंपल हीटिंग करके हम किस हार्डनेस को दूर कर सकते हैं, वो कहलाती है टेम्पोररी हार्डनेस, है ना। इजीली इसको हम दूर कर सकते हैं। तो
पहला तरीका है इसमें बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग। तो देखो टेम्पोररी हार्डनेस है ना, तो बाइकार्बोनेट के रूप में होगी। जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, घुला हुआ है। अब इसको दूर करना है तुमको, इस हार्डनेस को। इसकी वजह से हार्डनेस बनी हुई है पानी के अंदर। तो जब हम इसको हीट कर देंगे तो हीट करने से क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3, और ये नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है इसका। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर PPT, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये निकल जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इस पर देख लो, यहाँ पर ये कैल्शियम है, तो एक कैल्शियम मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CO3 दिख रहा है, CO3, और होल ट्वाइस है, तो मतलब 2 CO3 है यहाँ पे। तो एक CO3 तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया इसमें। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। एक यहाँ से CO3 निकालने के बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ये बच रहा है। और ये होता है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड, अनस्टेबल। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ H2O और प्लस CO2। तो यहाँ CO2 और वाटर लिख दिया इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करके हम क्या बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि नीचे बैठ जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब देखो जो कैल्शियम जितना भी प्रेजेंट था ना, वो तो सब नीचे बैठ गया ना, तो जो हार्डनेस थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। एक आपको याद रखना है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर है MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये भी सोलूबल है पानी के अंदर। इसको जब तुम हीट करोगे तो हीट करने से क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जब हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है, इसका PPT बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चले दूसरा तरीका देखें। अब दूसरा मेथड होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, एडिशन ऑफ, है ना। तो जो क्लार्क मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करेंगे, ठीक है। देखो क्लार्क मेथड में क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेंगे, CaHCO3 का होल ट्वाइस, और इसमें क्या ऐड कर दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से कैल्शियम 2 आएंगे, और ये 2 कार्बोनेट निकाल लो, तो 2CaCO3 बन जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएंगे, और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन 2H2 बन जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया, तो हार्डनेस खत्म, जितना भी कैल्शियम था वो सब नीचे प्रेसिपिटेट हो गया, PPT बन गया इसका। जब आप, यदि हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस तरीके से होल ट्वाइस, ठीक है, इसमें तुमने मिलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें एक मैग्नीशियम है और एक कैल्शियम है। तो मैग्नीशियम किसके रूप में प्रेसिपिटेट होता है, हाइड्रोक्साइड के रूप में। तो Mg बनेगा OH का होल ट्वाइस, जैसे हमने पीछे वाले रिएक्शन में भी देखा भी। मैग्नीशियम देखो, जो मैग्नीशियम था वो हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो रहा था, ठीक है ना। और प्लस जो ये कैल्शियम है, ये तो कार्बोनेट के रूप में ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो CaCO3 बनेगा, और प्लस वाटर बन जाएगा तुम्हारा H2O। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट होता है। बैलेंस कर लोगे इस रिएक्शन को, इसके 2 मॉलिक्यूल लेना, यहाँ पर 2 कैल्शियम है तो 2 ही मॉलिक्यूल इसके बना देना, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बना देना। तो ये क्लार्क मेथड हो गया तुम्हारा। ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट को के साथ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करा दिया, है ना।
मैग्नीशियम जब भी प्रेसिपिटेट होगा तो हाइड्रोक्साइड के रूप में, और कैल्शियम प्रेसिपिटेट होगा तो वो कार्बोनेट के रूप में। समझे इतना? तो अब हेडिंग डालेंगे हम नेक्स्ट। नई स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ से। परमानेंट हार्डनेस है ना, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस मैंने अभी बताई थी आपको क्या होती है। जब कैल्शियम क्लोराइड के रूप में हो, कैल्शियम सल्फेट के रूप में हो, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में हो, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में हो, तब होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब इसको हमको रिमूव करना है ना। हम पढ़ेंगे मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है बच्चे, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जानते हो क्या? ये होता है जो कपड़े धोने में यूज करते हैं ना सोडा, वो होता है। चलो पहले सारे मेथड लिख लेते हैं, हम फिर एक एक करके पढ़ लेंगे। दूसरा है कैलगन्स मेथड, कैलगन्स मेथड। तीसरा होता है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। नंबर 4 होता है हमारे पास सिंथेसिस रेजिन मेथड, सिंथेसिस रेजिन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड पढ़ने आपने परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इनको। पहला हेडिंग बनाओ नंबर 1 करके, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10H2। ये होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, जरा देखो हमारे पास ये हार्डनेस की वजह से कैल्शियम है क्लोराइड के रूप में, तो इसकी वजह से हार्डनेस होती है। तो इसका रिएक्शन अगर मैं करा दूं Na2CO3 के साथ, ठीक है, तो रिएक्शन करने का तरीका बहुत आसान होता है। आप बताओ कैल्शियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? याद है? सेकेंड ए ग्रुप का आता है एस ब्लॉक में। तो जो सेकेंड ए ग्रुप का होता है ना, उसके ऊपर 2 का चार्ज आता है, तो 2Cl- तोड़ दो। सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल है, तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, और CO3 के ऊपर आएगा 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ से 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 NaCl निकल जाएंगे, और इस वाले पॉजिटिव पार्ट को इस नेगेटिव वाले पार्ट से जोड़ देंगे, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस 2 NaCl। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना नीचे, तो क्या होगी? हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन और लिख देता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसका रिएक्शन करा दो Na2CO3 के साथ, तो सेम ये रिएक्शन होगा। यहाँ से मैग्नीशियम आएगा, यहाँ से कार्बोनेट आएगा, तो MgCO3 बन जाएगा, और ये 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे? 2 NaCl बना देंगे। मान लो कैल्शियम सल्फेट के रूप में प्रेजेंट है, और तुमने इसमें मिला दिया Na2CO3। देखो यहाँ से Na2SO4 निकल जाएगा, और ये कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बोनेट के साथ, और प्लस Na2SO4 ये बन जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, इसका रिएक्शन Na2CO3 के साथ करा दो तो क्या बनेगा, ये सल्फेट और ये मैग्नीशियम नहीं, कार्बोनेट हाँ, MgCO3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा और +2 ये बन जाएगा Na2SO4 Na2SO4। बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा वो सब प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा मेथड है कैल्गन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड तो कैल्गन का फॉर्मूला याद कर लोगे, एक केमिकल कंपाउंड होता है कैल्गन, Na6P6O18। सोडियम कितने हैं इसमें? 6। ठीक है, तो हेक्सा सोडियम लिख दूं और मेटा फोस्फेट पूरा नाम होता है इसका मेटा फोस्फेट, ठीक है ना, हेक्सा सोडियम मेटा फोस्फेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्गन, ठीक है, कैल्गन। और जब ये कैल्गन रिएक्शन करता है ना, देखो कैसे काम करता है ये, Na6P6O18 ये फॉर्मूला है, इसका रिएक्शन तुम करा दो कैल्शियम +2 आयन के साथ, इसी की वजह से तो हार्डनेस है, मैग्नीशियम की वजह से या इसकी वजह से। तो ये क्या करता है, देखो एक कैल्शियम कितने सोडियम को हटाएगा यहाँ से, 2 को, तो 2 सोडियम अलग हो जाते हैं यहाँ से, ये Na2 बाहर आ गए, समझ रहे हो। अब अंदर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और एक कैल्शियम आ जाएगा उसकी 2 की जगह पर, और बाकी P6 और O18 ये सेम रहेगा ऐसे। Na6 था ना, तो 2 सोडियम तो बाहर आ गए और एक कैल्शियम अंदर चला गया उसकी जगह पर, तो इस टाइप का बिल्कुल सेम यही होगा। यहाँ पर ये कैल्शियम लिखो प्लस मैग्नीशियम +2, तो क्या होगा, 2 सोडियम बाहर आएंगे Na2, 4 अंदर लिखे जाएंगे और एक मैग्नीशियम आ जाएगा 2 सोडियम की जगह पर, और P6O18, ठीक है ना। तो जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आ गए ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गए, तो ये मतलब लॉक्ड हो गए, यहाँ पर लॉक बंद हो गए अभी ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर क्या हो गए, लॉक्ड हो गए विद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, विद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कैल्गन मेथड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखे तीसरा मेथड, देखो आयन एक्सचेंज कहते हैं इसको, आयन एक्सचेंज मेथड है ना, या इसको हम जियोलाइट भी बोल सकते हो, जियोलाइट, या इसको हम परम्यूटेट प्रोसेस भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका परम्यूटेट प्रोसेस, ठीक है। जो जियोलाइट होता है ना, ये नेचुरल मिनरल होता है, और जो परम्यूटेट है ये आर्टिफिशियल मिनरल है, मतलब इन 2 चीजों का यूज होता है इसमें। आयन एक्सचेंज तो मेथड का नाम है। इस मेथड में जियोलाइट और परम्यूटेट का यूज करते हैं। जियोलाइट है नेचुरल मिनरल और परम्यूटेट है आर्टिफिशियल मिनरल। और इनका फॉर्मूला पता है क्या होता है जियोलाइट का या परम्यूटेट का, Na2O Al2O3 SiO2 H2O।
ये फॉर्मूला होता है जियोलाइट का, Na2O Al2O3 SiO2 और वाटर। और इसको सोल्ट में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं NaAl SiO4। ये ज़्यादा बड़ा हो रहा था ना फॉर्मूला है, तो हमने इसको छोटा करके इस तरीके से लिख लिया NaAl SiO4। और अब भी अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, और भी छोटा कर सकते हो उसको, तो इसको हम NaZ भी लिखते हैं, NaZ भी इसको लिखते हैं हम। तो जो Na हो गया ना तुम्हारा, ये तो सोडियम को रिप्रेजेंट ही कर रहा है, और ये AlSiO4 है, इतने पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Z। तो NaZ का मतलब एक जियोलाइट का हमने फॉर्मूला लिख दिया सोल्ट में, है ना। और मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, मान लो ये तो सोडियम है ना, और ये Z है, ऐसा ये सोडियम है और ये कौन है? ये Z है, इधर। ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है जियोलाइट, ये देखते हैं। इसके अंदर कंटेनर लिया हमने, है ना। इस कंटेनर में हम क्या करेंगे? जियोलाइट को भर देंगे। अब जियोलाइट कैसे बनाओगे? ये तुम्हारा हो गया Z, और इसके ऊपर लगाए सोडियम, समझ रहे हो? यहाँ पर ये है Z, और इसके ऊपर लगा सोडियम, ये Z, ये इसके ऊपर सोडियम, Z उसके ऊपर सोडियम, ये Z उसके ऊपर सोडियम, ये सब Z है ना, बड़े बड़े, और छोटे वाला सोडियम है। ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम हार्ड वाटर को डालेंगे। क्या डाला आपने? हार्ड वाटर डाला आपने इस जियोलाइट के ऊपर। और हार्ड वाटर में आपको पता है क्या होता है? कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम +2 आयन है और मैग्नीशियम +2 आयन है इसमें, ये आपने इसमें डाला। ठीक है। तो आपको पता है एक कैल्शियम कितने सोडियम को रिप्लेस कर देगा? 2 को। तो इसके ऊपर से सोडियम को हटा देगा, इसके ऊपर से भी सोडियम को हटा देगा। ठीक है ना। यहाँ से इस सोडियम को हटाया, इस वाले सोडियम को हटाया, और एक कैल्शियम जो होगा इनके बीच में फंस जाएगा आकर ऐसे। 2 सोडियम को हटा के एक कैल्शियम ऐसे 2 Z से जुड़ जाएगा। यहाँ पर अलग से बना के दिखाऊं, यहाँ पे देखो Z, ये एक सोडियम था, फिर ये तुम्हारा Z, ये एक सोडियम था। तो जब एक कैल्शियम आया ना, यहाँ पे कैल्शियम +2 आया, तो इसने दोनों सोडियम को हटा दिया, और ये 2 Z से ये कैल्शियम ऐसे जुड़ गया, ये Z और ये Z। और यहाँ से जो सोडियम थे ना तुम्हारे, वो अलग हो गए इस तरीके से Na+ की फॉर्म में। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो बहुत सारे जितने भी हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे, वो सारे के सारे इसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम आयन, या फिर ये सोडियम, यहाँ 2 सोडियम हटे, यहाँ से Mg+2 आयन, इस तरीके से फिट हो गया इनके बीच में दोगे। कैल्शियम मैग्नीशियम सब यही फंस जाएंगे इस तरीके से। और जो यहाँ से पानी आएगा नीचे, ठीक है ना, जो पानी आएगा यहाँ पर एक बर्तन रखेंगे हम, ठीक है ना, इसमें पानी इकट्ठा होगा यहाँ पे, और इस पानी में कौन आएगा? सोडियम आयन इकट्ठे आ जाएंगे, सोडियम आयन आ जाएंगे ना इसमें। अब ये बताओ, ये पानी सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा जो यहाँ नीचे आया? ये पानी होगा, क्योंकि इसमें ना तो सोडियम है, ना तो इसमें कैल्शियम है, ना मैग्नीशियम है, तो सॉफ्ट वाटर होगा ना, सॉफ्ट वाटर। तो हार्डनेस क्या हो गई? रिमूव हो गई। तो आपको याद रखना है कि जो एक कैल्शियम +2 आयन है ना, वो कितने सोडियम को रिप्लेस कर देता है? 2 को। 1 कैल्शियम +2 या फिर मैग्नीशियम +2 आयन रिप्लेसेस 2 Na+ आयंस। ठीक है, नोट कर ले इसको। कर लिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, इधर मैं एक रिएक्शन के तौर पे लिख के दिखाऊं ना इस चीज को। यहाँ पे ये हो रहा है कि
एक कैल्शियम आयन कितने जियोलाइट के साथ रिएक्शन कर रहा? एक कैल्शियम आयन 2 के साथ, तो 2NaZ ऐसे लिख लो इसको। और एक कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन कोई भी आएगा और क्या बना देगा, एक कैल्शियम के साथ 2 Z जुड़ जाएंगे, Z2 ऐसे, और ये 2 सोडियम अलग हो जाएंगे इस तरीके से 2Na+, ऐसा रिएक्शन होगा। और ये जो तुम्हारा यहाँ पर देखो जो कैल्शियम था वो जियोलाइट के साथ क्या हो गया, लोग क्या ना, कैल्शियम जो है जियोलाइट के साथ लोग, कैल्शियम इज लोक्ड विद जियोलाइट, समझ रहे हो क्या, ऐसा होता है। अब इसमें देख हम क्या करते हैं। अब तुम ये बताओ, ये जो जियोलाइट है तुम्हारा उसमें तो सारे सोडियम हट गए और उसकी जगह पर कौन आ गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गया। तो क्या अब ये जियोलाइट खराब हो चुका है? क्या इस जियोलाइट को हम फेंक देंगे वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये जियोलाइट को ना फिर से हम एक्टिव जियोलाइट बनाएंगे। अब ये जो जियोलाइट तुम्हारा बन चुका है इस तरीके का, इसमें से हम कैल्शियम को हटा के वापस सोडियम जोड़ेंगे जिससे फिर से एक्टिव जियोलाइट बन जाए। हिंदी में लिख दूं, सॉफ्ट वाटर को प्राप्त करने के बाद, आपने प्राप्त कर लिया ना सॉफ्ट वाटर, जियोलाइट में concentrated NaCl मिलाया जाता है, जो जियोलाइट से कैल्शियम +2 आयन को ION है ना, आयन को रिप्लेस कर देता। आपने सॉफ्ट वाटर को प्राप्त कर लिया। अब इसमें क्या मिलाएंगे, जियोलाइट जो तुम्हारे पास बच रहा है ना, अब प्रोसेस पूरा हो चुका है, ये सॉफ्ट वाटर मिल गया हमको। अब इस जियोलाइट में हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl मिलाएंगे और मिलाने के बाद क्या होगा, जियोलाइट से जो कैल्शियम आयन है वो रिप्लेस हो जाएंगे और वापस सोडियम जुड़ जाएंगे। मतलब एक रिएक्शन लिख दो यहाँ पे, देखो कैल्शियम, ये जियोलाइट इस प्रकार का बन गया था कैल्शियम वाला। अब जब इसमें हम क्या मिलाएंगे, NaCl मिलाएंगे, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ से कैल्शियम हटेंगे और सोडियम इसकी जगह पर जुड़ेंगे, तो ये फिर से NaZ टाइप का बन जाएगा। एक्टिव जियोलाइट कहेंगे इसको हम, एक्टिव जियोलाइट, फिर से एक्टिव जियोलाइट बन जाएगा। अब हमारा एक मेथड और रह गया, नंबर 4 है ना। नंबर 4 है यूज ऑफ सिंथेटिक रेजिन। यूज ऑफ सिंथेटिक रेजिन, यूज ऑफ सिंथेटिक रेजिन। रेजिन क्या होता है, तो ये होता है तुम्हारे सॉलिड पॉलीमर, दे आर सॉलिड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स पता है क्या होते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं हम लार्ज मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। लार्ज मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड होते हैं बड़े बड़े, मतलब जिसमें चेन बनती है। जैसे कि मान लो एक यूनिट ये है, फिर ये दूसरी यूनिट जुड़ गई इससे, फिर से तीसरी यूनिट जुड़ गई, चौथी यूनिट जुड़ जाएगी, पांचवी यूनिट जुड़ जाएगी, छठी यूनिट, ऐसे ही मान लो 100, 200, 500 यूनिट जुड़ जाए,
है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट। जब मैनी यूनिट्स जुड़ जाए बहुत सारी, तो क्या बन जाता है, पॉलीमर्स। और ये पानी के अंदर घुलते नहीं है, रेजिन, ठीक है ना। इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, ये पानी के अंदर नहीं घुलते। ठीक, देखो जो एक रेजिन मॉलिक्यूल होता है ना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होता है रेजिन मॉलिक्यूल। सल्फर होता है, उससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। रेजिन तो एक सॉलिड पॉलीमर है ना, जो वाटर इनसोल्यूबल है। तो उसका एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो एक जो यहाँ पे लार्ज क्या लगा रहता है, इस तरीके से एक बड़ा ग्रुप लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया एक लार्ज ग्रुप, लार्ज जिसका स्ट्रक्चर पॉलीमर, ये है तुम्हारा एक रेजिन मॉलिक्यूल। रेजिन मॉलिक्यूल। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं हाइड्रोजन को हटाऊंगा इसमें से, और हाइड्रोजन को हटा के एक सोडियम से रिप्लेस कर दूंगा इसको। तो एक बड़ा ग्रुप इधर सल्फर से जुड़ा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सोडियम से रिप्लेस कर दूंगा इसको। सोडियम लगा दिया हमने, ठीक है। और इस तरीके के हमने ये रेजिन के मॉलिक्यूल जो सोडियम से हमने रिप्लेस कर दिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंटेनर को बनाएंगे इस तरीके से, मान लो ये आपने क्या बताया था, इसे क्या बोलेंगे, ये एक लार्ज ग्रुप है, ये और ये रेजिन मॉलिक्यूल में हमने क्या लगा दिया, एक सोडियम से हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड तुम्हारा ये एक तरीके से सोल्ट बन गया ना। ये भाई हाइड्रोजन निकल गया, मेटल आ गई इसकी जगह पर, तो ये सोल्ट बन गया एक। तो एक रेजिन मॉलिक्यूल ये है ना, हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस करा है। अब ये वाले मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर भरने हैं, इसमें यहाँ पर भर दो इसमें इस तरीके से। अब मैं बस गोले से दिखा रहा हूँ इसको, पुराना बना रहा हूँ। ये तुम्हारे क्या भर दिया तुमने, रेजिन के मॉलिक्यूल्स। अब देखो जब इसके ऊपर तुम हार्ड वाटर को डालोगे, हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर इधर डाला इसके ऊपर, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, सिंथेटिक रेजिन मॉलिक्यूल से, सिंथेटिक रेजिन मॉलिक्यूल्स है ना। अब देखो क्या होगा, जब हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 आयन ही तो है, ये है। अब तुम इस स्ट्रक्चर में समझो जरा सा, स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे कि एक रेजिन का मॉलिक्यूल ये है, एक और रेजिन का मॉलिक्यूल मैं ये नीचे बना लेता हूँ, बिल्कुल इसी कॉपी, एक ही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब इसके ऊपर तुमने क्या डाला, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन डाला, यहाँ पे कैल्शियम है या मैग्नीशियम है Mg+2 कोई भी डालोगे, तो ये एक कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ से सोडियम को रिप्लेस करेगा, यहाँ से भी सोडियम को रिप्लेस करेगा। तो ये सोडियम तो हटा देगा ना, यहाँ से ये सोडियम हट गया, और इसकी जगह पर क्या होगा, खुद जुड़ जाएगा इस तरीके से। कैल्शियम +2 यहाँ पर ये फिट हो गया, ये इधर जुड़ गया, इससे चार्ज सब खत्म हो जाएगा जुड़ने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो कैल्शियम क्या हो गया, लॉक्ड हो गया। तो जितने भी कैल्शियम मैग्नीशियम आयन तुमने डाले ना, देख यहाँ पर कैल्शियम इस तरीके से फंस जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम Mg फंस जाएगा इस तरीके से इनके बीच में, और ये सारे सोडियम जितने भी है फिर से रिलीज हो जाएंगे नीचे। यहाँ पर कैल्शियम फंस गया, यहाँ पर है ना कैल्शियम फंस गया इस तरीके से ऐसे। और यहाँ पर जो कंटेनर रखोगे ना आप, इसमें जो पानी आएगा, इस पानी में कौन से आयन आएंगे, सोडियम आयन आ जाएंगे इसके अंदर यहाँ पर। अब ये पानी कैसा बन गया, सॉफ्ट वाटर बन गया है, तो हार्डनेस हो गई दूर। ये चारों मेथड हमने पढ़ लिए, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के थे मेथड।
पहला मेथड क्या था देखो यहाँ पे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये था, पहला था एडिंग वॉशिंग सोडा, दूसरा था कैल्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेसिस रेजिन मेथड। चारों हमने पढ़ लिए। ठीक है, देखो पहले मैंने बताया था आपको एडिंग वॉशिंग सोडा, कैल्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज और सिंथेटिक रेजिन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डी आयनाइज वाटर। क्या होता है डी आयनाइज वाटर, क्या होता है समझते हैं। वो मेथड अलग खत्म हो गए, परमानेंट को उसको हार्डनेस को दूर करने के। देखो डी का मतलब होता है रिमूवल। जहां भी डी से कोई वर्ड शुरू हो जाए ना तो क्या मतलब होता है इसका, रिमूवल। और आयनाइज्ड वाटर, डी आयनाइज्ड का मतलब होगा जिसमें आयंस ना हो। ठीक है ना, डी आयनाइज्ड वाटर क्या होता है, वाटर which is free from all dissolved salt, all dissolved salt is called deionized water। ठीक है ना, वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल डिजोल्व सॉल्ट इज कॉल्ड deionized वाटर। समझ रहे हो ना, फ्री फ्रॉम ऑल डिजोल्व सॉल्ट मतलब ऐसा वाटर जिसमें एक भी आयन ना हो। जैसे कि मान लो ये है तुम्हारे पास एक कंटेनर, ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारा पानी भर देते हैं, अब इसके अंदर क्या होगा, ये वाटर हो गया, लेकिन ये वाटर ही नहीं है केवल, इसके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं। जो मैं पानी पी रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है। इसमें कैल्शियम आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है, मैग्नीशियम आयन भी है, इसमें क्लोराइड आयन भी है, इसमें ब्रोमाइड आयन भी है इसमें। ठीक है ना, बहुत सारे आयंस है। तो इन सारे आयन को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। जब इस एक भी में क्या नहीं, एक भी आयन नहीं बचेगा, सारे आयन मर जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये वाटर कैसा बन जाएगा, डी आयनाइज वाटर। केवल वाटर ही होना चाहिए बस इसके अंदर। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, आयन फ्री वाटर, आयन फ्री वाटर। तो ये बनाना है हमको, है ना। तो इसके आयंस किस तरीके से हटाएं हम, क्या तरीका अपनाना पड़ेगा इन आयन को हटाने के लिए। तो भैया कौन सा मेथड है, ये लिख दूं एक मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड यूज करते हैं इन आयंस को हटाने के लिए। तो टू रिमूव आयंस फ्रॉम वाटर, ठीक है ना, सिंथेटिक रेजिन मेथड इज यूज्ड, सिंथेटिक resin method is used, synthetic resin method is used। लिख लिया ना, आगे बढ़ाऊं। देखो सिंथेटिक रेजिन मेथड इज यूज्ड, अगली स्लाइड में देखते हैं। लिख लिया ना, देखो हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेजिन है, एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं ऐसे ही, ये कुछ एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका पूरा फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये हो गया तुम्हारा यहाँ से H, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है ना। और ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव मान लो, H पॉजिटिव है, ये इधर नेगेटिव होगा। इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एक रेजिन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन जुड़े हुए इससे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे भैया क्या, कटायन एक्सचेंज रेजिन बोलते हैं इनको हम, कटायन एक्सचेंज
रेजिन। अब देखो जितना भी देखो कटायन को एक्सचेंज करेगा ये, कटायन को मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, तो जैसे कि हाइड्रोजन को हटा के यहाँ सोडियम जुड़ सकता है, हाइड्रोजन हटा और क्या जुड़ गया, सोडियम इससे रेजिन से, तो यहाँ सोडियम लॉक्ड हो गया पानी के अंदर, जो सोडियम था जितना भी। मान लो यहाँ से कैल्शियम को जोड़ना तो वो 2 हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना, क्योंकि ये H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये 2 रेजिन के मॉलिक्यूल ले लो और इनके बीच में मैग्नीशियम इस तरीके से हो गया, तो कटायन यहाँ मैग्नीशियम भी लॉक्ड हो गया। इसी तरीके से कैल्शियम भी जितने भी होंगे, ठीक है ना। जैसे एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ये H+ और ये तुम्हारा यहाँ पर कौन आ गया, कैल्शियम आ गया, समझ रहे हो। तो सारी मेटल क्या हो जाएगी, मेटल लॉक्ड हो जाएगी। तो इस रेजिन के मॉलिक्यूल के पास एक एबिलिटी है कि ये देखो, और H सॉल्यूशन जो वाटर है, वाटर के अंदर ना H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा बहुत, क्योंकि जब H+ हट रहा है तभी तो ये मेटल यहाँ पर जुड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस resin has the ability to exchange cation with H+। इस रेजिन के पास एक एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब क्षमता, एक क्षमता है इस रेजिन के पास, किसको एक्सचेंज करने के लिए, कटायन को, किससे, H+ से। मतलब H+ को हटाकर कटायन वहां पर, है ना, जुड़ रही है, एक्सचेंज हो रही है। अब देखो जो तुम्हारे पास सोल्यूशन वाटर आएगा, क्या उस वाटर के अंदर अब एक भी कटायन नहीं होने की, अब क्या बचेगी, केवल वाटर के अंदर एनायंस बचेगी, कटायन तो सारी लोग डूब गई ना ऊपर ही। तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, और देखो वाटर के साथ साथ ना इसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि H+ ही तो हटे तभी तो मेटल जुड़ी। और इसके अंदर आपका नेगेटिव आयंस मिलेंगे, तो Cl-, Br-, सल्फेट SO4 -, बस पॉजिटिव में H मिलेंगे। हाँ, पॉजिटिव में H मिलेगा और नेगेटिव वाले सारे मिलेंगे। अब तुम ये बताओ, जो एसिडिटी होती है वो तो H+ से डिटरमाइन होती है ना, जो H+ दे दे वो एसिड, H+ एक्सेप्ट कर ले वो बेस। तो यहाँ पर H+ के नंबर चूंकि बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए ये वाटर जो होगा ना वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और इसकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। जो एसिड होता है उनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है ना, तो मतलब ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा वाटर यहाँ पे, कि जब इसके अंदर सारे कटायन हट जाएंगे और H+ का नंबर बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो तुमने आधा काम कर दिया, आधा काम क्या करा, आपने कटायन को हटा दिया। अब बारी है किसको हटाने की, H+ एनायन को हटाने की, एनायन को हटाते हैं हम। तो अगली स्लाइड ले लूं, देखो एक रेजिन और लेंगे अब हम, दूसरा रेजिन। अब ये कंटेनर है हमारे पास यहाँ पे, ये जो हमारा पिक्चर वाटर बनाता है ये वाला। अब उसको जो वाटर अभी बनाया ना जिसका एसिडिक है, जो ये एसिडिक वाटर, अब इसको इसके ऊपर डालेंगे, इस रेजिन के ऊपर जो मैं इसमें भरूंगा। देखो यहाँ पर देखो रेजिन कैसा है, एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है कोई, ठीक है ना, इससे लग रहा है NH3+ OH-। इस प्रकार का रेजिन है कि ये रेजिन का मतलब एक पॉलीमर होता है, ध्यान रखना, बड़ा सॉलिड है ना, लार्ज मोलिकुलर मास का कंपाउंड होता है पॉलीमर रेजिन। ये NH3+ OH- बहुत सारे ले लो है। ये हो गया, फिर तुम्हारा एक रेजिन है इधर, ये रेजिन ले लिया आपने, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या डालोगे आप, जो एसिडिक वाटर था ना वो डालोगे, जो भी एसिडिक वाटर ऊपर बना है, एसिडिक वाटर वो आपने यहाँ पे डाला। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर OH- हटेंगे। अब जैसे कि तुम्हारा
ये OH माइनस हट गया यहाँ से और इसकी जगह पर कौन आगे जुड़ सकता है, Cl माइनस। मान लो जब दो ये OH माइनस और ये OH माइनस जब हटेगा तो इसकी जगह पर कौन आगे जुड़ जाएगा, सल्फेट SO4, क्योंकि सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है। जैसे ये वाला हटेगा तो यहाँ Br जुड़ सकता है। तो अब देखो नेगेटिव आयन फिक्स्ड हो जाएंगे ना यहाँ पे और OH रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ से जो पानी निकलेगा ना, देखो इसमें जो यहाँ H2O होगा, एक तो उसमें H प्लस भी थे, ये तो पहले ही बन चुके थे। अब यहाँ इस रेजिन से क्या रिलीज होके आएंगे, यहाँ पर OH माइनस आएंगे ना। अब तुम ये बताओ जो ये H प्लस आए और OH माइनस आए, ये समझ रहे ना कहाँ से आए। जो कटायन एक्सचेंज रेजिन था पहले उसने तो H प्लस रिलीज करवा दिए थे, इसने OH माइनस रिलीज करा दिए और ये H OH मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, ये भी तो वाटर ही बना लेंगे HOH मिलकर। तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर वाटर ही होगा और वाटर के अलावा और कोई आयन प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या बन गया ये डी आयोनाइज वाटर, ये बन चुका है। समझ रहे हो क्या। अब इसके अंदर कोई कटायन नहीं बची, नो कटायन और नो एनायन। ना तो इसके अंदर कोई कटायन है ना इसके अंदर कोई एनायन है। तो इसकी पीएच वैल्यू भी क्या होगी, अब देखो H प्लस भी नहीं है इसके अंदर क्योंकि वो OH माइनस के साथ कंबाइन होकर वाटर हो गए, तो पीएच वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी और ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो।